नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के आरोपों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी करारा जवाब दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करते हुए एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेर लिया है। एक दिन पहले आपको बता दें कि पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि सिद्धू काम में अड़चन डाल रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। इस पर सिद्धू ने अब पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा गया है कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। सिद्धू ने यह भी लिखा कि आज आप उसी राजनीतिक दल की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सत्ता में है और जिसके खिलाफ आप पहले खड़े थे और मुझ पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं बेअदबी के मामलों में न्याय के लिए लड़ रहा हूं और आप आरोपी व्यक्तियों की जमानत सुरक्षित करने में लगे थे। ये अब पलटवार सिद्धू की तरफ से किया गया है एजी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत जानकारी फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। ये ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किया गया एजी के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए। चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एजी और डीजीपी को लेकर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब जब फेस टू फेस तीखी प्रतिक्रिया, तीखी बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है आपको चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कहां पर है? जी देखिए, इस वक्त की मैं अहम जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो है जिस तरह का ये विवाद एपीएस देओल और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चला हुआ है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म होते ही तुरंत उसके बाद कुछ मंत्रियों के साथ, और जिस मीटिंग में अब एपीएस देओल भी शामिल है, और एपीएस देओल के साथ अब एक अहम मीटिंग चल रही है पंजाब गवर्नर हाउस के गेस्ट हाउस में। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से एपीएस देओल पर जो है अपना जवाब दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जब कल एपीएस देओल ने जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया था, तो अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच पंजाब में जो अंदरूनी कलह थी जो एक बार फिर बाहर आ गई है। और पंजाब में जिस तरह जो अब आने वाले विधानसभा इलेक्शनों का कुछ ही समय रह गया, तो एक बार फिर कांग्रेस के बीच जो कांग्रेस के प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के एडवोकेट जनरल है, उनके बीच अब विवाद जो है वो बढ़ता आगे जा रहा है। तो अब देखना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी की जो आज ये मीटिंग एपीएस देओल के साथ हो रही है, वो कहां तक जो है वो बेअदबी और ड्रग्स के मामले में आगे जो है न्याय दिलवा पाएंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, क्योंकि 18 नवंबर को है ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट से भी एक फैसला आ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं कल चरणजीत सिंह चन्नी भी कह चुके थे कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। तो अब बेअदबी और ड्रग्स के मामले में पंजाब की जनता को न्याय मिलेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही जो है वो अब एडवोकेट जनरल पर जो है पलटवार कर रहे हैं। पिछले कल एजी ने पलटवार किया था, आज नवजोत सिंह सिद्धू पलटवार करते हुए सीधे तौर पर पूछ लिया है एपीएस देओल से कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। शुक्रिया चमन पलानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी ट्वीट करते हुए सिद्धू पर पलटवार किया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने यह लिखा है कि पंजाब सरकार पहले नवजोत सिंह सिद्धू को बताए कि वो पंजाब के लोगों के हित में क्या काम करने जा रही है, नहीं तो वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे। ये ट्वीट कांग्रेस नेता की तरफ से किया गया। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लगातार गरजते हुए नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर, और सीधे तौर पर डीजीपी और एजी को हटाए जाने को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना कामकाज तब तक नहीं संभालेंगे जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता।
दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन लगातार जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण समेत सभी केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअली तरीके से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। खबर तो ये भी है कि इस बैठक में मुख्य तौर पर अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की जा रही है और पिछले 4 घंटे से लगातार इस बैठक की शुरुआत और मंथन लगातार जारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और उनके संबोधन के साथ ही इस बैठक का समापन होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बैठक के साथ चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि 2022 का ये विजय पथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, उसे आसान बनाने के लिए तमाम दिग्गज नेता एक साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कम समय में किस तरीके से विजय हासिल की जाए इन तमाम राज्यों में। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरीके से लामबंद होती हुई नजर आ रही है और दूसरी ही तरफ आप देखिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर पिछले 4 घंटे से लगातार ये बैठक जारी है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बैठक की शुरुआत हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे और अब समापन होगा पीएम मोदी के संबोधन के साथ। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, साथ ही यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि इसी बैठक के साथ चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा होगा, क्योंकि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि सीधे तौर पर एक लिटमस टेस्ट होगा 2024 के लिए। जी बिल्कुल, 5 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयार होगी इस बैठक में इस बात पर ही चर्चा की जा रही है और प्रमुख मुद्दा यही है। और एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ, प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना है। ये राजनीतिक प्रस्ताव था और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे, पीएम मोदी 4 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस बैठक में वो मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन होगा। तो कुल मिलाकर इस बैठक का अगर हम सार निकालें तो 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, चुनाव में पुख्ता तरीके से बीजेपी उतरेगी और जीत ही मूल मंत्र है इन 5 राज्यों में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाया जाए। कोविड काल के दौरान कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से काम किया, उनका हौसला लगातार बरकरार है, वह जनता के साथ संवाद स्थापित करे। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि सरकार की परियोजनाओं के साथ साथ आम जनता को किस तरीके से जोड़े, आम जनता को भी साथ लेकर चले, जन भागीदारी। इन 3 चीज़ों पर यहाँ ये चर्चा हुई है। इसके अलावा कुछ अल्पकालीन लक्ष्य भी दिए हैं बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को, जैसे कि 6 महीने के भीतर 10,45,000 बूथ तक पहुँचना है। इसके अलावा जो पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रिया है उसमें भी तेजी लाई जाए। तो ये अल्पकालीन लक्ष्य हैं जो कि 6 महीने में कार्यकर्ताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को ये भी इस बैठक में संदेश दिया गया कि आप तैयार रहिए, चुनाव के दौरान बड़ी से बड़ी जो चुनौती है उसका आप सामना करिए और जो सरकार की बातें हैं वो जनता को आप पुख्ता तरीके से समझाइए। बिल्कुल, सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करते हुए किस तरीके से पार्टी को, सरकार को चुनावी मैदान में उतरना है, इस पर तो फोकस रहा, लेकिन जन भागीदारी किस तरीके से बढ़ाई जाए इस पर भी पूरी तरीके से फोकस रहा। ठीक है, लौटेंगे अमित आपके पास। यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, यतेंद्र आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के कामों की जमकर तारीफ की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी
वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। ये हम विशेष करके भारत की एक तबका जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां के पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। और यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, उस पर भी ये बैठक केंद्रित रही और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए विजय मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे, जिस पर हर किसी कार्यकर्ता की, हर किसी नेता की नजर टिकी हुई है। तो कितनी देर बाद ये संबोधन होने वाला है पीएम मोदी का? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग सुबह करीब 10 से सवा 10 बजे के बीच में शुरू हुई और सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी के शुभारंभ से कुछ देर पहले ही मीटिंग स्थल पर पहुंच गए। तो और माना यही जा रहा है कि जो 5 चुनावी राज्य हैं उनमें क्या बीजेपी रणनीति बनाएगी, किस तरह से मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अपनी बात सामने रखी, पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, उसको तो लेकर बातचीत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लाभकारी योजना है, जो जनहित को ध्यान में रखकर की गई है, जो लोक कल्याणकारी कामों के लिए की गई हैं, उनका भी उन्होंने बखान किया और साफ तौर पर बताया कि अगर आज पार्टी मजबूत है तो उसमें एक बड़ा रोल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कामों का, और वही काम उनका अनुसरण बीजेपी शासित राज्य कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज विश्व के लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया। मीटिंग स्थल पर भी देख सकते हैं कि विश्व प्रिय नेता का एक बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया, यानी मैसेज साफ तौर पर चुनावी तौर पर भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा होगा ही, लेकिन उनके कामों को आगे रखकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और बताएगी कि अगर मोदी सरकार है तो जनहित के कामों की कोई कमी नहीं होगी और जो काम कल्याणकारी काम हो सकते हैं वो मोदी सरकार उन्हें करने में भी पीछे नहीं हटेगी। साथ ही साथ 1-2 मैसेज और यहाँ पर दिए गए हैं चुनावी राज्यों की रणनीति को लेकर। सबसे पहला जो छठ, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो छठ पूजा करने वाली जो व्रती महिलाएं, उनसे उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उनका अभिवादन किया। एक मैसेज साफ तौर पर राजनीतिक तौर पर दिया गया है। जो छठ पूजा को लगातार राजनीतिक विवाद जो सामने आ रहा है उसको लेकर बीजेपी का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिल्कुल यतेंद्र, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये महामंथन लगातार जारी है और इस महामंथन से क्या कुछ महाविजय मंत्र निकलेगा, इस पर हम सभी की नजर टिकी हुई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठा। धर्मेंद्र प्रधान ने
वोटिंग के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी बंगाल की जनता के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में अपनी कार्यकर्ताओं की कानूनी लड़ाई में पूरी मदद करेगी। 2021 की विधानसभा की पहले, उसकी पूर्व विधानसभा में 2016 में पार्टी की वोट परसेंटेज नगण्य था। आज पार्टी की वोट परसेंटेज 38% हुआ है। 18 लोकसभा, 77 विधानसभा, 77 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बंगाल की आशीर्वाद हमें मिला है। बंगाल आप सब जानते हो, उसके अंदर वहां के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जताई। निर्वाचन उपरांत इलेक्शन की बाद में हमारी 53 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। लगभग 1 लाख लोग अपने घर छोड़ के शेल्टर हाउस में हैं। पार्टी वहां रिलीफ वर्क कर रही है। वहां तक कि अभी जब मोदी जी ने कोरोना की टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा चुके हैं, आज भी बंगाल में पार्टी आधार में टीका देने के कार्यक्रम किया जाता है। यह तो अमानवीयता का चरम निदर्शन है, इनह्यूमैनिज्म की चरम उदाहरण है। उसी स्थिति में बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तहत खड़ी है। यह नड्डा जी ने दोहराया है और हमें उन्होंने आज आह्वान किया कि आने वाले जब भी चुनाव होगा बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, अराजक तत्वों को प्रजातांत्रिक उत्तर देने के लिए हम लड़ेंगे। बंगाल की जनता और बंगाल की विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहां की राज्य नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ी है।